नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके कोवैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 59.06% हुई। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण में संक्रमण क्षेत्र से बाहर और अधिक छूट दिए जाने के नए दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे। और भारत तथा चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज तीसरे दौर की वार्ता जारी। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। देश में कोरोना संक्रमण के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम ये छठा संबोधन होगा। एक रिपोर्ट। राज्य में रात का कर्फ्यू कल से रात 10 कल से राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। उससे एक दिन पहले होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश का समूचा देश बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। अनलॉक के दूसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को वापस उन्नति की रफ्तार पर लाने की कवायद भी बढ़ जाएगी। इसी के मद्देनजर पिछले रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को अनलॉक के दौरान और अधिक सतर्क रहने की अपील की थी। 12 मई को राष्ट्र को दिए अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया और साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ संपन्न हुई अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों में परीक्षण क्षमताओं और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों के विकास के लिए आग्रह किया था। आज का यह संबोधन भारत द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध और पूर्वी लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन की सेना के कमांडरों के बीच हो रही आज की तीसरी चरण की वार्ता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा रोके जाने से संबंधित कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवा को रोके जाने वाला ट्वीट बिल्कुल फर्जी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम पहले कंटेनमेंट जोन में 6 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 435 हो जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इसके बाद पूरी दिल्ली में घर घर जाकर परीक्षण का काम शुरू होगा। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके कोवैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है। लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और यह अगले महीने शुरू होगा। कोवैक्सीन नाम का यह टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है। देश में अब तक 3,34,822 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 59.06% हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 13,099 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18,522 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है। एक दिन में 418 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 16,893 हो गई है। इस समय देश में 2,15,125 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,10,292 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 86,08,654 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
आईसीएमआर लगातार जांच में वृद्धि कर रहा है। अब तक 1049 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षण की अनुमति दी गई है। इनमें 761 सरकारी और 288 निजी प्रयोगशालाएं हैं। लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है। ये प्रयोगशाला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्थापित की गई है। बिहार में एक दिन में कोविड-19 के 394 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,618 हो गई है। पटना जिले में एक दिन में सबसे अधिक 109 मामलों की पुष्टि हुई। एक व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 63 हो गई है। राज्य में अब तक 7,374 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 2,181 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 77% हो गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या पटना में 667 है, भागलपुर में 481, जबकि सिवान में 409 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं। पीएमसीएच के 6 डॉक्टर और 1 नर्स की दोबारा जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पटना के पालीगंज इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। राज्य सरकार ने उस गाँव के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया है जहां शादी संपन्न हुई थी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिदिन कोरोना जांच 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करने का आदेश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। केरल में एक और कोविड रोगी की मौत होने से राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 24 हो गई है। 76 वर्षीय मृतक तिरुवनंतपुरम का रहने वाला था, जो हाल ही में मुंबई से घर लौटा था। नागालैंड में आज कोरोना के 8 और नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 460 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री पांग्युफोम ने ट्वीट में बताया कि राज्य में कोरोना के 168 मरीज ठीक हो गए हैं और सिर्फ 292 व्यक्ति ही इस समय संक्रमित हैं। गुजरात सरकार ने 1 जुलाई से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि होटल और रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य में रात का कर्फ्यू कल से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। सूत्रों के अनुसार राज्य की निचली अदालतें कल से फिर से शुरू हो रही है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। वकील या किसी भी पक्ष को अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है। जो वकीलों के पास ऑनलाइन सुनवाई के उपकरण नहीं है, वे बार एसोसिएशन में उपलब्ध व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। इस बीच गांधीनगर में सुप्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर और राज्य में बीएपीएस के सभी मंदिर कल से नहीं खोलने का निर्णय किया गया है। दूसरी ओर सुरेंद्रनगर में स्थानीय व्यापारिक संघों ने कोविड-19 मामलों में बढ़ती संख्या के चलते दुकानें और बाजार दोपहर 2 बजे तक ही खोलने का फैसला किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। एयर इंडिया की एक उड़ान 144 भारतीय छात्रों को यूक्रेन से लेकर आज सुबह मध्य प्रदेश में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। हवाई अड्डे के निदेशक अरियामा सान्याल ने बताया कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और उनके सामान को सैनिटाइज किया गया। इनमें से ज्यादातर छात्र मध्य प्रदेश के हैं, जबकि कुछ छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के प्रक्षेपण पर कोविड-19 महामारी का कोई असर नहीं पड़ेगा और इसके लिए सही दिशा में तैयारी जारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 की वजह से 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का रूस में प्रशिक्षण स्थगित होने के बावजूद अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से आग्रह किया है कि वो केंद्र सरकार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों, उच्च न्यायालय तथा सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दे। वर्तमान में पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे यहां कुछ रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है, लेकिन मुंबई वासियों को इससे फायदा नहीं हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राज्य सरकार के कार्यालय समय में परिवर्तन के लिए शर्तें और कार्यालयों प्रतिष्ठानों के प्रमुखों द्वारा जारी किए गए पास और इन कार्यालयों में दैनिक रूप से उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को इन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी कर्मचारियों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना होगा। कार्यालयों में सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। इस बीच राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों के लिए वंदे भारत मिशन के तहत अधिक उड़ानों का अनुरोध किया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके कोवैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 59.06% हुई। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण में संक्रमण क्षेत्र से बाहर और अधिक छूट दिए जाने के नए दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे और भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज तीसरे दौर की वार्ता जारी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने के दूसरे चरण अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है, उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर आवागमन, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अतिरिक्त बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ 5 से अधिक लोग रह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को संक्रमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। ऐसे क्षेत्र में केवल आवश्यक कार्यों की ही अनुमति होगी। संबंधित जिलाधिकारी ऐसे संक्रमित क्षेत्रों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे और इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दी जाएगी। संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। सरकार ने टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट सहित 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें अधिकतर चीन मोबाइल ऐप हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि इन ऐप से संचालित गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। मंत्रालय से कल जारी वक्तव्य में कहा गया है कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी फैसले से भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को फायदा होगा और वो इनका बेहतर विकल्प लेकर आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया ये एक सही कदम है। सूचना मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम की देश में सराहना हो रही है। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग कोविड से होने वाले आर्थिक प्रभावों से निपटने में मददगार साबित होगा। बांग्लादेश के साथ व्यापार पर कल आयोजित एक डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को करीब 1000 मेगावाट बिजली आपूर्ति के समझौते को कार्यान्वित किया है और 74 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को भारत आने का वीजा जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रूमेटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ उमा कुमार ने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथों को बार बार धोने और छींकते तथा खांसते समय मुंह ढकने की सलाह दी है। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. Third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड-19 के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में रात 9:30 बजे से कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बातचीत आज सुबह शुरू हुई। ये बातचीत चुशुल सीमा पर चीन के क्षेत्र के स्थित मोल्दो चौकी पर हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों देशों के कमांडर स्तर के सेना के अधिकारी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने गलवान घाटी में हाल ही में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजे एक पत्र में उन्होंने चीन के साथ विवाद में भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि वो भारतीय रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर उनसे मिलने को उत्सुक हैं। असम के 23 जिलों में बाढ़ के कारण 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 5 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि आज सवेरे वर्षा रुक गई है। बाढ़ के कारण अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ, पानी के पैकेट, ब्लीचिंग पाउडर और हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। असम में बाढ़ से कोई राहत नहीं है। बाढ़ के कारण फसल, घर, पुल, नदी के तटबंधों को भी क्षति पहुंची है। इसके अलावा बाढ़ के कारण कई स्थानों पर सड़क यातायात पर भी बाधा पड़ा है। बरपेटा, दक्षिण सालमारा, ग्वालपारा, नलबारी और मरीगांव जिला सबसे अधिक प्रभावित जगहों में से है। 144 राहत शिविरों में लगभग 30,000 लोग शरण लिए हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अंतर को कम करने का आह्वान किया है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां प्रौद्योगिकी नई संभावनाओं का मार्ग खोलती है, वहीं हमें इस बात का भी एहसास कराती है कि समाज में डिजिटल अंतर को कम करने की भी जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के कई भागों में अभिभावक डिजिटल उपकरणों को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में पर्वदा फार्मासिटी में आज गैस रिसाव से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हैं। विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्त आर.के. मीणा ने बताया कि ये दुर्घटना आधी रात को हुई, जब कुछ कामगार ड्यूटी पर थे। ये रिसाव सेन्योर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में हुआ, जिससे शिफ्ट प्रभारी और एक केमिस्ट की मौत हो गई। 4 अन्य लोग गैस की चपेट में आने के बाद बीमार हो गए और उन्हें केजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिजोरम में आज शांति समझौते की 34वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये समझौता राज्य में 20 वर्षों तक चले उग्रवाद के बाद केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में आज ही के दिन हुआ था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि देश में और विश्व में भी अपनी तरह का यह एक सफल शांति समझौता रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक दिवस पर कोविड-19 महामारी की वजह से कोई भी आधिकारिक समारोह आयोजित नहीं करेगी। इस दिवस के उपलक्ष्य में मिजो नेशनल फ्रंट बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित करेगा। हालांकि यंग मिजो एसोसिएशन जैसी विभिन्न संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन छोटे समारोह आयोजित कर सकते हैं। शांति समझौता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि शांति के लिए की गई प्रार्थनाएं पूरी हुई। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग शांति बनाए रखने और आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। आइजॉल से आयरीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से तन्वी खुराना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के वाघमा गांव में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। संयुक्त दल के पहुंचने पर छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में ये आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादी स्थानीय निवासी थे और उनके पास से एक इंसास राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई। लद्दाख में कर्नल चेवांग रिंचेन को उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित 6 लोगों में से एक कर्नल रिंचेन को 1962 में भारत चीन युद्ध में सेना पदक से भी नवाजा गया था। सरकार ने बचत बॉन्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है। 1 जुलाई से शुरू हो रही इस 7 वर्षीय योजना में बॉन्ड पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस ब्याज दर पर कर देना होगा और इसमें कोई भी भारतीय नागरिक या हिंदू अविभाजित परिवार जितनी राशि चाहे निवेश कर सकता है। इस बचत बॉन्ड पर ब्याज प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई की 1 तारीख को दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को देय ब्याज 7.10% रहेगा। असम में मनरेगा के अंतर्गत 1 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव जेबी इक्का ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले 2 महीने के दौरान करीब 9 लाख परिवारों को काम दिया गया। श्री इक्का ने बताया कि कामगारों को 230 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि करीब 40% महिलाएं मनरेगा के अंतर्गत काम कर रही हैं और उन्हें प्रोत्साहन करने के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायतों द्वारा 57,000 नए जॉब कार्ड भी जारी किए गए हैं। श्री इक्का ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रोजगार देने का विकल्प भी शुरू किया गया और इस महीने 50,000 मकानों का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में असम वापस लौटे कामगारों के कौशल विकास की जांच की गई। अब तक 19,000 प्रवासी कामगारों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने कहा है कि उनके पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एफसीआई ने जून तक कुल 388 लाख मीट्रिक टन गेहूं और करीब 745 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की है। और अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 28 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ेंगी। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। शहर का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी आने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना में हल्की बरसात होने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में सामान्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। शहर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक के बीच हुए एक समझौते के तहत तमिलनाडु में कम आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके कोवैक्सिन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 59.06% हुई। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण में संक्रमण क्षेत्र से बाहर और अधिक छूट दिए जाने के नए दिशा निर्देश जारी किए।
इस दौरान मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे। भारत तथा चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज तीसरे दौर की वार्ता जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।